बच्चों कल हम ये आपका जो दूसरा वाला पैराग्राफ है इसकी रीडिंग कर रहे थे। अब अगले वाले पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे ल्यासा की ओर। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि डांडा क्या होता है। ये जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, ऊंची ज़मीन होती है, उसको डांडा बोलते हैं। और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। ठीक है, हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। बच्चों यहाँ पर भीटे का मतलब भी टीले ही होता है। जैसे ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं उनको भीटे कहते हैं। न बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह हरियाली। उत्तर की तरफ हम बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो बहुत दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। बच्चों देखो, यहाँ पर जब बच्चा ये जो घोड़ा है चढ़ाई कर रहा था तो उसको भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत जो टीले थे बहुत ऊंचे ऊंचे थे। धीरे धीरे वह पिछड़ गया और मैं दो किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। बच्चों यहाँ पर ये दो किस्तों है, ये स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेस के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़ों पर चलता था उसके लिए ये शब्द आया है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर से देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था। और जो यहाँ पर ये जो लड़कों है ये भी एक स्थान का नाम है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे करीब में गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। और जो कंडे तो आप जानते होंगे जो गोबर से बनाए जाते हैं। तो जैसे गांव में तो जैसे भोजन वगैरह भी इनसे ही बनता है। तो जब उसको ठंड लग रही थी तो उसने कंडे फूंक डाले और कई बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लड़कों में वो अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। बच्चों यहाँ ये तिब्बत में ये चीज़ें हैं, वहाँ पर चाय का बहुत शौक़ है। अगला पैराग्राफ ये है, आ जाइए इधर। अब हम तिलरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। ये तिलरी यहाँ पे भी एक स्थान का नाम है जो चारों तरफ से टापुओं से घिरा हुआ था। विशाल मैदान था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिलरी। ठीक है, तिलरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। चिरी कहते हैं फाड़ा हुआ एक तरह से। और गंडे बच्चे आप जानते होंगे, जैसे जो धागों से जो प्रोका जो बनाए जाते हैं गले में पहनते हैं, जैसे एक तरह से जो धागे होते हैं उनको बटकर और गले में चेन जैसी बनाकर उसको डाल लेते हैं, इसको गंडे बोलते हैं। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा लेंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप में भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि
थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाँक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे के सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से चल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर उसने पीठ पर अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यदि सुमति के परिचित तिलरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथों में था। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम करने के लिए वहाँ कोई बिच्छू भेजा जाता था, तो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। सेकर की खेती के मुखिया बिच्छू रस में बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल आ जाना चाहिए था। यह एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद के अनुसार की हस्तलिपियाँ 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं हो रही थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उस दिन दोपहर बाद चल दिए। तिलरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और बिच्छू नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, आपकी ये जो चैप्टर है इसकी रीडिंग समाप्त हुई। कुल मिलाकर ये है कि इसमें जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, ये सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। इससे हमें फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा उस तत्काल उस समाज में जो भी कुछ घटित होता है उनसे हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो भ्रमण के बहुत ही फ़ायदे हैं, यही लेखक यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो बच्चों, आप ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनको मैं कल बताऊँ।